इस टीवीसी गपशप में हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में। किससे बात कर रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट सलोनी प्रिया से, जो 25 सालों से टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल के साथ ये कोशिश कर रही हैं कि देश में एक अच्छा मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट बने। सो वेलकम सलोनी मैम। हम इस पॉडकास्ट का वेट पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, शायद जब से टीवीसी ने पॉडकास्ट करना शुरू किया है। और मुझे डर ये लगता है ना मैम कि इतनी सारी बातें हैं हमारे बीच में, बिकॉज मैं आपको शायद 2008-2009 के टाइम से जान रही हूँ, जब आप बिल्कुल स्कूल में अंतरा। जाते थे। और मैंने आपका एक सेशन अटेंड किया था मोस्ट प्रोबेबली केरला समाजम में। Yes. और तब से होता है कि वैसे भी मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज आई बिलीव कि सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। Very true. तो ये जो चीज़ है, तो मुझे डर भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड कि आपसे बात हो रही है, लेकिन डर ये है कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि हम सब कुछ पकड़ना चाहते हैं। तो पहला तो ये है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ टुडे। एक तो मेंटल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मेंटल साउथ पोल, हेल्थ नॉर्थ पोल। कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगी इसको? बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि हर चीज़ दिमाग से ही शुरू होती है अंतरा, और दिमाग में ही सोच है, यहीं पे हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन देखो, मेंटल जो शब्द है वो सबसे ज़्यादा लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं पागलपन को डिनोट करने के लिए। मेंटल है मतलब पागल है। लेकिन मेंटल का वास्तविक अर्थ क्या है? जो कुछ भी आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से शुरू होता है। तो मैं जब लोगों को समझाती हूँ कि हेल्थ मतलब हमारा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है जी। इसीलिए देखिए, कोरोना के काल के बाद जब हम मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की ज़्यादा बात करने लगे, तो ये बात सबको धीरे धीरे समझ में आई। क्योंकि कोरोना में जब इतने सारे लोगों को हमने खोया, बड़ी विपत्ति थी, बहुत ज़्यादा उस समय लोगों में एक डर था, भय था, और जैसे हम सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस समय पहली बार स्टैटिस्टिक्स ने, जो रिसर्च थे, उसने दिखाया कि इंसान के जो मस्तिष्क में भावनाएं हैं, डर है, एंजाइटी है, परेशानी है, ये उसके स्वास्थ्य को कितना ज़्यादा प्रभावित करती है। जी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिसर्च सामने आए कि जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, या आपका स्टोन है किडनी में, इन सब का भी बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी सोच, आपकी उन भावनाओं से है जो लगातार आपको प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, और हम इनको दिखाते नहीं। तो ये आपने बहुत अच्छा सोचा है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो मानसिक में मानस और उसका मन दोनों समाहित है। वाह। और हमारा मन क्या है? जी। होता है ना, किसी दिन सवेरे उठो तो लगता है कि बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, अच्छे से तैयार होते हैं, आज मेरा मन बहुत खुश है। हाँ। आप शायद समझ नहीं पाओगे कि क्यों खुश है, पर आज मन अच्छा है। और किसी दिन ऑफिस जाओ, लगता है मतलब कहाँ फंस गए हैं, वही रोज आओ, वही, उस दिन कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो ये मन क्या है? ये मन है, आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को महसूस करते हैं वो आपके अंदर भावना देती है। तो कभी वो अच्छी भावना होती है, वो भी आपके मस्तिष्क में। जैसे किसी से भी अंतरा बात करो तो उनसे पूछो, जैसे आदमी कहते हैं ना, आज मुझे बहुत दुख है, तो पूछ के देखो कि दुख तुम्हारे शरीर में कहाँ है? हाथ में है, पैर में है? आपके हाथ या पैर में दर्द हो सकता है, दुख नहीं हो सकता। दुख आपके मस्तिष्क में ही होगा, क्योंकि सिर्फ इंसान का मस्तिष्क ही, जैसे आप कहते हैं ना कि ये बहुत मीठा है, तो मीठा आपको कैसे एहसास होता है? जबान से नहीं, जबान का न्यूरॉन सिग्नल जब मस्तिष्क में होगा तभी आपको पता चलेगा ये मीठा है या खट्टा है। जी। जबान एक जरिया है। तो हमारा पूरा शरीर, जीवन की जितनी भी चीज़ों को हम महसूस करते हैं, उनको समझने का जरिया है, चैनल है। इसको समझाता हमारा मस्तिष्क ही है। इसीलिए आपका पूरा स्वास्थ्य आपके मस्तिष्क से ही शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। इसीलिए देखो, जब कोई कोमा में चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसके शरीर का हर भाग सही है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेन डेड कहते हैं, है ना? लेकिन ब्रेन डेड आदमी बाहर कितनी बार कोमा से आया है, और जब आया है
तो इमोशनल रिस्पॉन्स से आया है, उसने अपने किसी करीबी की आवाज़ या आहट को रिस्पॉन्स किया, हाथ हिला है, आंखें हिली हैं, तो लगता है अरे कोमा में था पर इसने कैसे रिस्पॉन्ड किया। कभी कभी मूवीज़ में इसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं, पर है सच, क्योंकि इमोशन इंसान की सबसे लंबी मेमोरी है। जो आप याद करते हो उसकी बड़ी, जैसे एग्जाम के लिए कुछ याद करा फिर याद है आज भूल गए हम सब। नहीं, हाँ। उस समय रटा था, याद किया था, एग्जाम दे दिया, भूल गए। लेकिन तुम्हारे 3rd बर्थडे या 5th बर्थडे या कॉलेज का बर्थडे जो अगर तुम्हें बहुत कुछ सुखद अनुभूति दी है तो तुमने उसे कभी याद नहीं किया, पर तुम्हें अभी भी याद है, वो याद रहता है। यही मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चीज है। आपका मस्तिष्क आपकी अच्छी अनुभूति और दुखद लगातार स्टोर करता रहता है। और जब आपके चारों तरफ कुछ भी होता है, उसमें जैसे होता है ना पानी में कंकड़ डालो तो हलचल होती है, वैसे ही आपके मस्तिष्क में वो हलचल होती है जो आपके शरीर और आपकी सारी इंद्रियों को अफेक्ट करती है। राइट। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को समझना मुश्किल है, क्योंकि दिखता कुछ नहीं है। हाँ। दिखता तो शरीर है। ऑफ कोर्स। अब मेरा हाथ टूट जाए तो तुमको दिखा सकती हूँ हाँ। और एक्सरे करोगी तो दिख जाएगा कि हड्डी टूटी। लेकिन मेरा आज मन बहुत दुखी है क्योंकि अंतरा मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी और आज पता नहीं मेरे को ऐसे इग्नोर करी, ऐसे चली गई। अब ये किस एक्सरे में दिख सकता है? नहीं दिखा सकता, फीलिंग में दिख सकता है और वो मैं महसूस कर सकते हैं। लेकिन तुमको बिहेवियर में क्या दिखेगा? शायद 10 दिन बाद तुम फोन करी तो मैं तुमसे ठीक से नहीं बात की। हाँ। तो तुमको लगेगा पता नहीं आज तो अजीबी से बात करी, ऐसे तो पहले नहीं बात करती थी, क्योंकि उस दिन का दुख जो है मेरे बिहेवियर को चेंज इफेक्ट किया। तो दिखता बिहेवियर है जी, फीलिंग नहीं दिखती। ऑफ कोर्स। और इसीलिए जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करोगी तो 3 मुख्य चीजें। पहली है आपके थॉट्स, जिनको हम कहते हैं हमारे विचार, दूसरी है हमारी भावनाएं, और तीसरा है इन दोनों को मिलाने से जो हमारा बिहेवियर होता है, जिसको आप एक्शंस कहते हैं। जैसे तुमने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। गुस्सा क्या है? फीलिंग है। बिहेवियर क्या है? मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा थॉट क्या है? खाली तुम ही इग्नोर कर सकती हो, हम नहीं कर सकते हैं। और यही तीनों चीज़ें मिलके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ आपको नहीं अफेक्ट करता है, आपके रिश्तों को भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन है या आपको लगने लगा है बेकार है, मेरे को यूज़ कर रहा है। एक ये थॉट आ जाएगा ना तो तुमको लगने लगेगा कि मुझे अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं। राइट। तो मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगी, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अमूमन ये देखा है कि ऋषि मुनि हमेशा बोलते हैं आप वही हो जो आपके थॉट्स है। आप कितना अग्री करती हैं इनसे? बहुत सही है, क्योंकि थॉट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा है। तो एक इंसान 1 घंटे में, इमेजिन कर सकते हो अंतरा कितने थॉट्स बना सकता है? लाखों करोड़ों। पर अंतर क्या है, आपके थॉट्स जो जनरेट होते हैं, हर थॉट फैक्ट नहीं होता है। देखो फैक्ट क्या है, जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है, कहते हैं ना पूरब से सूरज निकलता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसे हम बोलते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ तो देखो कुछ है नहीं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी कहती है वैसे भी हम बोले तो सूरज ईस्ट से कहाँ निकलता? सूरज तो सूरज की जगह पे है, हम लोग घूम रहे हैं। हम घूम रहे हैं, लेकिन सूरज को आप पृथ्वी से देखिए तो आपको पूर्व की दिशा से उगता हुआ दिखता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखता है। ये एक फैक्ट है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, या अटल है, उसको फैक्ट कहते हैं। आपके बहुत से जो थॉट्स हैं वो फैक्ट नहीं है, वो फीलिंग्स हैं। एग्जांपल दीजिए। जैसे कि मेरा भाई मुझे बहुत मानता है, ये फैक्ट है या फीलिंग है? फीलिंग तो जरूर है, आज की डेट में फैक्ट है। फैक्ट वो है जो अटल है, जिसको आप किसी भी तरह से प्रमाणित कर सकते हो, वो फैक्ट है। और फैक्ट ज्यादातर हर दिन बदलता नहीं। फीलिंग क्या है? हमेशा बदलती है। लेकिन आप जिस चीज को देखते हैं वो फैक्ट है या फीलिंग है। जैसे मेरी हाइट आप नाप सकते हैं, तो मेरी हाइट कितनी है? 5'2" है अगर, तो ये फैक्ट है। कहीं पे भी नापोगे, रांची में नापो चाहे बंबई में नापो, 5'2" ही रहेगी, बदल नहीं सकती। लेकिन मेरी फीलिंग अपने हाइट के प्रति फैक्ट नहीं है। जैसे कि मेरे पिताजी की हाइट 5'10" है, मेरी मदर 5'6" है, मेरा ब्रदर 5'9" है, मैं 5'2" हूँ। तो मेरी फीलिंग क्या है? मेरे घर में मेरे ही साथ ज्यादती हुई है, सब लंबे हैं, पता नहीं कहाँ से मैं ही छोटी रह गई। अब इससे मेरे जीवन का दृष्टिकोण तय होगा, फैक्ट से नहीं होता जी।
फीलिंग से होता है। तो अगर मेरे मन में ये फीलिंग बचपन से है, घर में लोगों ने हमेशा चिढ़ाया, उन्हीं की बेटी हो, लगता नहीं है तुमको देख के। तो अब देखो ये मेरे मन में हो गया ना कि मतलब जीन्स में था, सब लंबे थे और मेरा भाई लंबा है और मैं ही एक छोटी हूँ। जब मेरी शादी तय हुई और मेरा हस्बैंड की हाइट 5'5" है, मुझे लगा इन्हीं की वजह से मेरी हाइट कम है। अब ये फैक्ट नहीं है, ये मेरी फीलिंग, क्योंकि इंडियन सेटअप में आज से 40-35 साल पहले भाई लड़की लड़के से लंबे होगी तो शादी नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत बार लगा कि इन्हीं की वजह से मेरी हाइट कम हुई, वरना जीन्स के हिसाब से तो मेरी हाइट लंबी होनी चाहिए। साइंस क्या कहता है, जीन्स में या तो वो जीन्स होंगे जो प्रमाणित होते हैं या वो होंगे जो कहीं पे सोए रहते हैं जीन। तो मेरी दादी की हाइट वही है जो मेरी है, तो जीन्स तो काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे अपनी दादी का जीन्स मिला है, तो साइंस से तो सही है। लेकिन अपनी मदर को, अपने ब्रदर को देख के मुझे हमेशा लगा मेरे साथ जाती हुई है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ना, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। यस। अब इसके बाद सोचो, मैं जब 17 साल की 15 साल की लड़की थी और स्कूल जाती हूँ, एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं, 15 साल की हूँ, मैं स्कूल गई हूँ, स्कूल में एक फंक्शन है, मुझे कहा गया लाइन में खड़े रहो, मॉनिटर ने कहा तुम आगे जाओ। मेरा झगड़ा हो गया उससे, मतलब इसको लगता है मेरी हाइट कम है। उसने कुछ नहीं बोला है, मेरी हाइट फैक्ट है, लेकिन जिंदगी के हर अनुभव को मैं फैक्ट से नहीं देखूंगी, फीलिंग से देखूंगी। तो मुझे लगता है ये भी मुझे जता रही है कि मेरी हाइट कम है, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं। तो जब आप किसी के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हमारे थॉट्स हैं ना, ये लगातार बदले जा सकते हैं। बहुत से थॉट्स आपके गलत होते हैं, बहुत से थॉट्स आपके, जिसको हम कहते हैं कि एक किसी सिचुएशन में उत्पन्न होते हैं, वो फैक्ट नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को फैक्ट समझते हैं। और होता क्या है, जब आप अपने थॉट्स को बार बार अपने आप से बोलते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे फैक्ट लगने लगता है, तो विश्वास करने लगते हैं ना। बिल्कुल, उसको हम विश्वास करने लगते हैं। फिर हम जीवन में ऐसे उदाहरणों को ध्यान में करते हैं कि देखो मैं ऐसा सोचती थी, उसके साथ भी ऐसा हुआ, मतलब मैं सही हूँ। राइट, क्योंकि तब आप उस इको चेम्बर में रहते हैं कि आपको वही सब सुनना होता है, कि आपको वैलिडेशन चाहिए होती है। हमें तो हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता है, तो इसीलिए हम वही सुनते हैं जो हमें सुनना है। और जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने जो सोचा है या जो वैलिडेट आपने किया है, वो अगर क्वेश्चन होता है, तब फिर क्या होता है, हम अपसेट होते हैं। हमें क्योंकि क्वेश्चन पसंद नहीं है ना, द सोसाइटी डजंट लाइक। नहीं, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करती हो तो बहुत अच्छे करती हो। चलिए, धन्यवाद। लेकिन हम क्योंकि हम मेंटल हेल्थ और एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं और आप इस प्रोफेशन में इतने सालों से हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि सलोनी प्रिया है, लेकिन सलोनी प्रिया का जो ये जर्नी रहा है, और आपने जब शुरू किया साइकोलॉजिकल फील्ड में काम करना, और हम बात भी कर रहे थे कि मे बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो कैसे रिस्पॉन्स होता था, लोग क्या समझते थे तब? क्योंकि आज भी हम मेंटल हेल्थ की उतनी बात नहीं करते। ऑफ कोर्स समय बदला है, बट उतना भी नहीं बदला है कि हम बहुत प्राउड फील कर सके। तो आपने जब 25 साल पहले शुरू किया था, तब की क्या अवस्था रही होगी? देखो, 25 साल पहले मुझे याद है जब लोग मेरा CV देखते थे, मेरी स्पेशलाइजेशन चाइल्ड एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में थी, और मेरे करियर की शुरुआत अंतरा मैनेजमेंट कॉलेजेस से हुई थी। क्योंकि जैसा तुमने कहा, 25 साल पहले, सबसे पहले उस समय MBA कॉलेजेस की हवा थी हमारे और हर आदमी जो सक्सेसफुल करियर चाहता था वो MBA कर रहा था। और MBA कॉलेजेस साइकोलॉजिस्ट को हायर करते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसका मुख्य फोकस होता था कि हमारे यहाँ के बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए मैम, तो आप इनको ट्रेन कर दीजिए कि ये कॉन्फिडेंट लगें, ये इंटरव्यू में बहुत अच्छा जवाब दे सकें, GD के लिए इनको प्रिपेयर कर दीजिए। और वही मैंने महसूस किया कि आप 22, 23, 24 साल के लड़के लड़कियों को चाहते हैं कि मैं आके 10 दिन में कुछ पॉलिश कर दूं और ये लोग बहुत अच्छा बोलने लगे और कॉन्फिडेंस आ जाए। तभी मैंने फिर ये शुरुआत करी कि अगर आपको लोगों की पर्सनालिटी पे काम करना है तो थोड़ा जल्दी शुरू करिए, कम से कम स्कूल से शुरू करिए। और शुरुआत में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काउंसलिंग स्कूलों में करियर के नाम पे आई थी। करियर काउंसलिंग हम बोला करते। करियर काउंसलिंग, सब्जेक्ट डिसीजन जब से हुआ, वहाँ से काउंसलिंग स्कूलों में आना शुरू हुई। तो जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने 2 चीज़ों पे बहुत काम किया। पहला, बच्चों को समझने के लिए अगर टीचर्स को साइको एजुकेट किया जाए, मतलब एक बच्चा 12 साल या 14 साल या 18 साल में क्यों ऐसा बिहेव करता है, अगर आप ये समझिए तो शायद आप उससे बेटर डील कर पाइएगा। तो मेरा बहुत बड़ा काम जो है टीचर्स की ट्रेनिंग पे, और वो शुरुआत में प्रिंसिपल से हुई, हेड्स ऑफ स्कूल्स में हुई, लेकिन जैसा तुमने कहा
हर तरह के अनुभव हुए। लोगों ने मेरा सीवी पढ़ा, बोला नहीं वो सब तो बहुत ठीक है कि आपने साइकोलॉजिस्ट हैं, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेव, लेकिन आप करती क्या है? और शायद कई बार मैं आज भी अपने आप से पूछती हूँ कि हम क्या करते हैं। हम किसी भी इंसान, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था, किसी कम्युनिटी को उनका बेटर स्वरूप बना सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग, साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इज आप अपने आप को बेहतर समझ पाइए। जब आप समझ पाइएगा तो आप बेहतर डील कर पाइएगा, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे आप। और ये सारे स्किल्स, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सारे जिनको आज हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, ये वहीं से तो शुरू होंगे ना। जब तक मैं ये मानूंगी ही नहीं कि मुझे ये डेवलप करना चाहिए, तो हम कभी करेंगे नहीं। तो सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टूल साइकोलॉजी है। अपने को समझिए, और जब आप अपने को समझेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी तो समझेंगे। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो शुरू में मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूलों में कहती थी कि आई कैन प्रोवाइड अ ट्रेनिंग फॉर योर टीचर्स, तो बहुत से जो प्रोफेसर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स थे वो कहते थे लेकिन मैं तो सब टीचर बीएड है। अब आज अंतरा आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि बीएड की जो ट्रेनिंग है और जो आज हमारे यहाँ सामाजिक समस्याएं हैं उनका कोई खास लेना देना नहीं है, मेलजोल आप तो कोई बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई लेना ही देना नहीं है। क्योंकि बीएड की ट्रेनिंग आप एकेडमिक्स पे फोकस होती है। आप पूछा पता नहीं उसमें पेपर होती है कि नहीं साइकोलॉजी की, अभी डेवलप कर दी गई है 4 साल पहले। अच्छा, 4 साल इज नथिंग व्हेन यू कंसीडर द होल पास्ट, इतने हजारों सालों की हम हिस्ट्री की बात और जो तुम मुझसे पूछ रही हो 25 साल पहले जब मैंने शुरू किया, तो मुझे आज भी याद है जब मैं कहती थी कि सर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोगों ने मुझे ये कहा कि पर मैम हम लोग तो नॉर्मल बच्चों का स्कूल चलाते हैं, उनके लिए वो स्पेशल चाइल्ड वाले ही साइकोलॉजिस्ट डिजर्व करते थे, या साइकेट्रिस्ट। मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में भी अंतर हमारे समाज में बहुत जगह जो है नहीं है। साइकेट्रिस्ट देखो डील करता है मेंटल इलनेस, जिसको हम कहते हैं मानसिक जो है बीमारियां, और साइकोलॉजिस्ट जिसको हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो डील करता है किसी भी इंसान की वेलबींग, मतलब उसके स्वास्थ्य से, उसके मानसिक स्वास्थ्य से। और हर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य में, जैसे तुम्हें बुखार आता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम काम करने लायक नहीं हो। भाई 2 दिन बुखार है, दवा लोगी ठीक हो जाएगा। ठीक वैसे ही आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो उसका भी तो कुछ इलाज होना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत डिनायल है। देखो एक बहुत आम तौर पे, और इसीलिए आप जैसे चैनल्स, आप जैसे जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, बहुत अच्छा है हम जितनी ज़्यादा इसके बारे में लोगों में चेतना बढ़ाएं। तो पहली चीज़ है कि चूंकि ये दिखती नहीं है, और दूसरा क्या है, ज़्यादातर जगह ये मान्यता है कि अगर एक बच्चा है वो कह रहा है कि हमको बहुत डर लग रहा है इम्तिहान से, तो उसको कहा जाएगा और मत पढ़ो, पहले तो तुम पढ़े नहीं, अब डर लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ, अब रो, अब फेल हो जाओगे तभी पता। तो जो इंसान को डर है हम उसका इलाज कैसे कर रहे हैं, और डरा के, क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य नहीं समझते। वो बच्चा जब कह रहा है कि हमको बहुत डर लग रहा है, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उसको क्या जरूरत है, एक टीचर की, एक माँ की, एक पिताजी की, एक भाई की, जो कहे कि तुम इतना अच्छा पढ़ते हो, तुम अभी तक इतना एग्जाम दिए हो, कभी फेल नहीं हुए, तुमको घबराहट हो रही है, और ये बहुत नेचुरल है। क्यों घबराहट हो रही है? क्योंकि तुम अच्छा करना चाहते हो। इतना ही उसको चाहिए। लेकिन हम उसको तो क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, हम डराते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसी पे आ रही थी कि हम मेंटल हेल्थ को कितना समझते हैं? सिर्फ स्कूल नहीं, समाज नहीं, मम्मी पापा भाई बहन शायद बहुत कम ही इसकी समझ है, और ये जो होता है वो अमूमन हर घर पे होता है, हर घर में होता है। इसलिए मैंने तुमको उदाहरण दिया। तो ये इतना सिंपल चीज तो मम्मी पापा को कैसे सिखाए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन ये बोलते हैं कि अच्छा तो पता चलेगा अब तुमको क्या होगा। तो इसका क्या है, उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जैसे ही लोग इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे, देखो किसी का हाथ टूटता है तो हम ये नहीं कहते ना कि एक और हाथ तोड़ दे, क्योंकि फिजिकल है तो आपको ठीक है, गलती किया, उसको भी डांट पड़ती है कि और छत पे जाओ, तुमको कितनी बार बोला है, चढ़ा मत करो, ये करते हो, इसीलिए हाथ टूट गया। वो केयर होता लेकिन उसको केयर किया जाए। लेकिन अगर कोई लड़की बहुत रो रही है और उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसको कहा जाएगा नाटक कर रही है। जब इनका इम्तिहान आता है ना, इनका नाटक शुरू हो जाता है। वो नाटक नहीं कर रही है, उसको डर लग रहा है। और देखो एंजाइटी और फियर बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू। व्हाट इज द डिफरेंस, ये हम जानना चाहेंगे। डिफरेंस बहुत नहीं है। देखो फियर एक बेसिक हमारा इमोशन है जो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इट्स एन अम्ब्रेला टर्म।
बिल्कुल। तो कैनोपी जिसको कहते हैं, तो देखो फियर में मुझे डर भी लग रहा है, एंजाइटी भी है, वरी भी है, मेरे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दहशत है और मैं पैनिक करती हूँ और मुझे फोबिया है। ओह, ये पूरा फियर का स्पेक्ट्रम है। ओके। सब में देखो इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। मुझे अंधेरे से डर लगता है, बहुतों को लगता है, लेकिन मैं अगर एक अंधेरे कमरे में जाऊं और मैं बेहोश हो जाऊं तो ये पैनिक अटैक है। अच्छा, ओके। तो इतना डर नहीं लगता है मुझे, लेकिन मुझे अंधेरे कमरे में जाऊंगी तो अरे भाई लाइट जलाओ और मुझे टॉर्च दे दो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी चलो। अच्छा, ये नॉर्मल है। ओके। अब जैसे मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो भाई लिफ्ट आजकल जाना है 13, 14, 17, 20 मंजिल की में इमारतें हो गई हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, आप लोग 2 लोग साथ रहिए, और तो मतलब मेरा को फियर है पर मैं उसको मैनेज कर ले रही हूँ, ये नॉर्मल है। लेकिन आप मेरे को लिफ्ट में बिठाइए और मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँ और मेरे हार्ट बीट बढ़ जाए, मुझे पसीना आने लगे और उसके बाद मेरा पैर जम जाए और अब मैं चल नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, उसको मॉर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब हम जड़ हो गए वहाँ पे, बिल्कुल। ये टेरिबल फियर है। इसके लिए लोग थेरेपी लेते हैं कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो फियर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। एंजाइटी क्या है? फियर जब आपको महसूस होता है जो इमेजिन्ड है। जैसे एग्जाम क्या है, हम लोग कहते हैं ना इसको एग्जाम से डर लग रहा है। सच क्या है अंतरा, किसी को एग्जाम से नहीं डर लगता है। एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे, डर उससे लगता है। तो अगर प्रतिक्रिया पॉजिटिव आने लगे तो शायद एग्जाम फियर भी गायब हो जाए। बिल्कुल गायब हो जाए कि मम्मी क्या, अगर लाल दाग आया तो मम्मी क्या बोलेंगे, पापा पीटेंगे, ये अगर गायब हो जाए तो शायद नहीं रहेगा एग्जाम फियर। बिल्कुल। और ये सिर्फ पीटने तक सीमित होता तब भी इलाज आसान था, जिंदगी भर रहेगा। उस बच्चे को 10 साल बाद शादी हो जाएगी, उसकी नौकरी लग गई है तो भी उसको कहा जाएगा अरे जानते हो आज इनकी नौकरी लगी है पर क्लास 9th में तो लाल निशान था इनके। वो पीछा नहीं छोड़ता है आपका, हम भूलते नहीं है उसको, राइट, याद दिलाते रहते हैं। हाँ। तो मेंटल हेल्थ जानती हो, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ गया। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं देती हूँ जब मैं ये कार्यशालाएं करती हूँ लोगों के लिए, कि तुम्हारे हाथ में गिलास में पानी है, ये कितना भारी है? तो लोग कहते क्या भारी है, गिलास में पानी क्या भारी होता है? हमने कहा भी भारी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको तुम्हें बोलूँ कि तुमको 5 दिन तक पकड़े रहना, मैम हाथ दर्द करने लगेगा, टूट जाएगा। तो हमने कहा भार सिर्फ पानी का नहीं है, उसको आप कितने समय तक बर्दाश्त कर रहे हैं, एक फैक्टर नहीं है उस प्रॉब्लम का। इसीलिए एंजाइटी क्या है, हमेशा इमेजिन्ड फियर उस फियर की होती है जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। तो एंजाइटी है संभावना। तो तुम देखो जो बच्चा एंग्शियस होता है वो ये नहीं कहता है कि एग्जाम बहुत टफ है, वो कहता है मैम अगर मेरा अच्छा नंबर नहीं आया, मेरा अगर 90 से कम आया मैम तब क्या होगा? हमने कहा अच्छा बताओ क्या होगा? मैंने कहा सूरज नहीं निकलेगा कल, बादल नहीं, तो मैम आप ऐसी बात कर रही है, लेकिन मैम मेरे पापा हमको जान से मार देंगे। हमने कहा अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे पापा ने तुमको कितनी बार मारा है? तो देखो थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम बच्चे को रियलिटी में लाते हैं। मैम ऐसे नहीं मारा है लेकिन अगर फेल होगा तो जरूर मारेंगे। हमने कहा अच्छा तुमने पापा को किसको मारते देखा है? नहीं ऐसे देखा नहीं है मैम। तो ये क्या है, ये इसके दिमाग में जो मैंने अभी तुमको समझाया फैक्ट नहीं है, फीलिंग, इज इमेजिनिंग इट कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ये होगा। मैम आप नहीं जानती। मैंने कहा अच्छा मान लो पापा नहीं मारते हैं तब क्या होगा? मैम हमको तो बुरा लगेगा ना। हमने कहा इसकी बात की जा सकती है, तो तुमको क्यों बुरा लगेगा? मैम हम बहुत मेहनत किए, मैम हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने, मैम हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। हमने कहा तो इसके लिए तुम्हारे लिए साइंस बहुत ज़रूरी है, तुमको साइंस अच्छा लगता है, तुमने साइंस मेहनत से पढ़ा है, तुम आगे जीवन में साइंस ही करना चाहते हो, तो अगर तुम इस सोच को लाओ और अपने दिमाग में ये लाओ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैम अभी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, मैम अभी हम पेपर लिख लें, इतना ही ज़रूरत होती है एंजाइटी में। लेकिन लोग एंजाइटी में कैसे डील करते हैं? क्या हुआ, क्या दिमाग में आ रहा है, क्यों घबरा रहे हो, ये तो पेपर है, तुमको तो आता है, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो। अब देखो जो घबराने वाले बात कर रहा है उसी की आवाज में इतना पैनिक है। अच्छा। क्या हो गया, अभी टाइम चला जाएगा, आधा घंटा खाली बचा है, क्या पागलपन कर रहे हो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, आशुतोष जाके पेपर लिखो, 2 झापड़ मारूंगा मैं तुमको नाटक में। ऐसे किसकी एंजाइटी ठीक हो सकती है? मैं ऐसे तुमसे बात करती रहूं मुझे एंजाइटी हो जाए। तो ये जो समझ है ये इंडियन सोसाइटीज़ में, आई डोंट नो द वेस्ट, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैंने हाल में एक रील देखा था, इट्स अ बांग्ला रील एंड इट वाज सो हिलेरियस।
लड़का बोलता है माँ से कि माँ আমি ডিপ্রেশনে যাচ্ছি, ইটস বাংলা রিল ইফ দ্য অডিয়েন্স আন্ডারস্ট্যান্ড, বেসিক है মা আমি ডিপ্রেশনে যাচ্ছি, তো মা সেজ এই তো গোয়া ঘুরে আসলি আবার ডিপ্रेशने যাওয়ার কি আছে। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो हमें, जैसे हम भी छोटे थे, जो मैं समझना चाह रही हूँ, हम भी जब छोटे थे तो हमें ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं था, बट हम ज़्यादा शायद वोकल नहीं थे, या क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी तो वी यूज टू ओवरकम दिस। ये स्टेटस ये क्या जो है ना अंतरा, तुमने जो दो चीजें बोली, ये क्या है? पहले ही बोला फैमिली बॉन्डिंग, तो ये क्या है? सोशल। तो हमारे और आपके समय, मैं तो तुमसे भी बहुत उम्र में बड़ी जी। हूँ, तो उस समय जो हमारा सामाजिक परिवेश था वो इतना ज्यादा सक्सेस के पीछे भागता नहीं था। शायद हम लास्ट जनरेशन है जो ये कह सकता है कि एक सेकंड डिवीजन जैसी भी चीज होती थी, और गुड सेकंड डिवीजन से पास होने से आपकी कोई बेइज्जती नहीं होती थी। मेहनती लड़की है, अच्छा नंबर की। तो देखो, सामाजिक परिवेश जो जब सेफ होगा तो एंजाइटी, वरी, फोबिया, पैनिक ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि बाहर तो फिर आप समाज में ही अपने को देखते हैं ना कि हमें कैसा देखा जाए। अल्टीमेटली तो वही। आज तुम किसी बच्चे से पूछो बेटा तुमको कितने नंबर आए, मैम बहुत खराब। मैंने कहा तब भी बेटा, मैम ओनली 90। हमारे जमाने में किसी को 90 मिलता था? मैम मैं एजुकेशन रिपोर्टर रही हूँ 20 साल, बिल्कुल 18-20 साल। अंतरा। मैंने आईसीएससी का वो रिजल्ट देखा है जिसमें वो टॉपर्स की लिस्ट भेजा करते थे, ठीक है, जब मैं रिपोर्टिंग बिल्कुल। किया करती थी। मुझे याद है शायद उस साल 8-9 बच्चे को हर सब्जेक्ट में 100 आया था, इंक्लूडिंग लिटरेचर। बिल्कुल। अब ये सीबीएसई में भी होने लगा है, बहुत पहले नहीं हुआ करता था। अब हर ये जगह जो है। एक्सपेक्टेशन, अब शायद बोर्ड्स नहीं, मतलब एक फैक्टर हो सकता है, ये जो एक्सपेक्टेशन चढ़ता जा रहा है हमेशा लगातार, मार्किंग सिस्टम भी वैसा, क्या ये कहीं बदल रहा है हमारा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं? ये जानते हो, डर और ज्यादा क्रिएट कर रहा है, ये कहीं से सक्सेस नहीं क्रिएट कर रहा है। एक बच्चा जब रिजल्ट देखता है उसको लगता है मैं बहुत मेहनत करूंगा 85 आएगा, और यहाँ सबको 100 आ रहा है। और जब हम कॉलेज की लिस्ट निकालते हैं कि कट ऑफ इज 100% और 99% इन दिल्ली कॉलेज, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? आप अपने समाज में सक्सेस नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने समाज में डर बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपको सब तरफ डर, पैनिक अटैक, अब क्लास 8 में भी पैनिक अटैक होने लगा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बच्चे को जो लगता था कि मैं अगर 70-75 ले आया तो ठीक है, आज बच्चे को लगता है 90 भी ले आऊंगा तो पता नहीं मेरा जेवियर में एडमिशन भी होगा कि नहीं। तो सीधा अफेक्ट करने लगता है उसका करियर। सामाजिक परिवेश को अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमने नंबर्स देने शुरू कर दिए, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा दिए, टॉपर बढ़ा दिए, इससे अगर तुम पिछले 15 साल की स्टडी देखो, मैं इन्हीं चीजों पे स्टडी करती हूँ, तो हमने सिर्फ फियर बढ़ाया है। इसीलिए तुम देखो क्लास 11 का बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं बहुत पढ़ लूंगा तो भी 90 आएगा, और जब यहाँ 95 वाले की भी कोई वक्त नहीं है तो इससे अच्छा खेल ही लो, फुटबॉल ही खेलो, एक साल आखिरी बचा है, मस्ती कर लो। हाँ। और माँ बाप को क्या लगता है, देख लीजिए मैम 11th में आ गया, सीरियस नहीं है। ऐसे ही लोग मेरे पास पकड़ के लाए जाते हैं कि मैम आप इनको कुछ अकल दीजिए, इनको कोई समझ नहीं है। मैम कल बताइए फुटबॉल खेलने गया और 9:30 बजे रात में आया। अच्छा, इसका दूसरा परिवेश है। मैं तो बहुत बच्चों से बात करती हूँ, और अंदर जब मैं बच्चा कह रही हूँ ना, तो मैं 3 साल से 32 साल की बात कर सकती हूँ। मेरा अपना बेटा 32 साल का, इस पूरे स्पेक्ट्रम से मैं काम करती हूँ। वो बच्चा मुझे क्या कह रहा है, मैम इतनी बारिश हो रही थी तो हम लोग वहाँ रुक गए थे, तो उसके एक दिन पहले जब आया था शाम को 7:30 बजे, तो बोलूँ कि घर मत आया करो, वहीं रहा करो। तो मैम इसलिए हम नहीं आए थे कि 7:30 बजे जाएंगे फिर डांटेंगे, तो फिर उसमें भी तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा देखो हम चाहते क्या है और बोलते क्या। मानसिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ा चीज है शब्द। शब्द ही इमोशंस को जगाते हैं, शब्द ही आपको सांत्वना दे सकते हैं, शब्द ही सहारा दे सकता है, और शब्द ही आपको एक दिशा दे सकता है। हम शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा अगर संभाल के करें, तो तुम्हारा जो पूरा पहला क्वेश्चन यही है कि आज की जो ये पूरा हमने परिवेश बना दिया है, पहले सामाजिक परिवेश में हम नंबर से ज्यादा इंसान की काबिलियत पे विश्वास करते थे। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने का सबसे बड़ा सिद्धांत है विश्वास। उसी को फेथ कहते हैं। और देखो दुनिया का हर रिलीजन आपको फेथ सिखाता है, ऑफ कोर्स तरीके अलग है, क्योंकि फेथ ही एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन सारे इमोशंस में सबसे स्ट्रॉन्ग है और आपको बांध के भी रखता है। अभी देखो कोरोना में हम बाहर कैसे आए, प्लास्टिक पहन के बाहर आए, टीका लगा के बाहर आए, कैसे बाहर आए कि हम सैनिटाइजर से हाथ धो के बाहर आए। जिनको फेथ था वो बाहर आए।
दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड आई एम सो हैप्पी कि ये टॉपिक आपने उठाया। मैंने देखा है लोगों को बहुत सीरियसली, मतलब नहीं बचने वाले, बट दे केम बैक एंड जस्ट बिकॉज फेथ, उनके O2 लेवल डाउन थे, सब कुछ हुआ, और जिनको कुछ भी नहीं था वो चल तो बसे। भाई तुम्हारा पूरा मेडिकल साइंस कहता है ना कि जब दवा काम नहीं करती तब तो दुआ काम करती है। और दुआ क्या है? फेथ। फेथ। हमें नहीं कोई साइंस समझना है, हमें कुछ नहीं, बस हमारा फेथ है, नहीं ऐसा होगा नहीं, जरूर ठीक होगा। और फेथ ही आज जो आप एम्पैथी कहते हो, रेजिलियंस, जो लीडरशिप ट्रेट्स है, जैसे मैं लीडरशिप ट्रेनिंग करती हूँ, अभी एक 360 डिग्री हम लोगों ने री इमेजिन एजुकेशन किया, वापस ही आया ना। और देखो आपके जितने भी जो कम्युनिटी लिविंग थी, जो हम एक संप्रदाय के साथ रहते थे, उसमें अच्छे मेंटल हेल्थ के बहुत सी चीज़ों को रिचुअल की तरह रखा गया था जी। हमको वो रिलीजन के नाम पे सिखा दिया गया, क्योंकि रिलीजन क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है, तो आप उसमें बहुत तर्क नहीं करते। हाँ, तब करते हो, आप उसको क्योंकि करते ये करते रहते। हुए मतलब लोग प्रथा है। हाँ, और वो प्रथा क्यों बनाई गई? ताकि आदमी बिना मेंटल हेल्थ को समझे, मेंटल हेल्थ दिख नहीं सकती, तो पहले के लोगों में इस बात की बहुत ज्यादा ज्ञान था, और उन्होंने कहा कि इतना ज्ञान हर एक आम आदमी को नहीं होगा, तो इसको किसी तरह से उनकी दिनचर्या में, उनके फेथ में बाग बना दो। तो जैसे अगर आपको कहा जाता है ना कि आप तुलसी में पानी डालिए नहा के, अब ये क्या है? अगर तर्क करोगे तो तुलसी में पानी डालने से मेरे घर में क्या होगा? लेकिन देखो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है कि आप सवेरे के समय जब उठते हैं तो उस समय आप तुरंत खाना मत खाइए, लेटे मत रहिए। तो उन्होंने क्या कहा? तुलसी को लक्ष्मी से जोड़ दिया और कहा लक्ष्मी मतलब पैसा, हर आदमी की नीड है पैसा। तो अगर तुम सवेरे उठ के तुलसी में जल डालोगी तो तुम्हारे घर में बहुत पैसा आएगा, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, समृद्धि आएगी। अब देखो, उसको हमने अपने नीड से जोड़ा, हर किसी को चाहिए, और ये बेसिकली क्या है? एक सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है। तो आपके रिचुअल में, आपके रिलीजन में, आपके बिलीफ सिस्टम में एक फेथ एस्टैब्लिश किया गया, जो गुड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है। आज सारा वेस्टर्न साइंस कह रहा है ना कि अब तुलसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे यहाँ गांव में पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है? अभी समझ में आ गया ना कि पीपल आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है। हाँ। पहले हमें नहीं पता था, लेकिन लोगों ने तो पीपल ही कहा ना, कोई कटहल के पेड़ के नीचे तो पंचायत कभी नहीं सुनी तुमने। अब हमने इसको प्रेमचंद की कहानी में पढ़ा था एक्चुअली, लेकिन समझ मेरे को बहुत साल बाद आया कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है ना, जहाँ बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी बैठेगी, वहां ऑक्सीजन बहुत चाहिए होगा, तो वहां पीपल के पेड़ ज्यादा लगाओ ताकि लोगों को हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपकी थॉट अच्छे रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आप अच्छा डिसीजन लेंगे, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे। तो कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत। और कल्चर अपने आप में मानसिक स्वास्थ्य को एजुकेट करता है। हाँ। इसीलिए देखो अंतरा, मानसिक स्वास्थ्य का नंबर 5 है। अच्छा, 5 तत्व से आपका शरीर बना है, 5 इंद्रियों से आप दुनिया को समझते हो। आपके हाथ में इसीलिए 5 उंगलियां, न 4 है न 6 है, और यही 5 आपके जीवन के 100 साल को इन्हीं 5 आयाम में बांटा गया है, जिसको हमने अपने वेदों में समझाया है। और अगर 5 को देखो 5 अगर ऐसे रखोगे तो ये क्या है? स्टेबल पोजीशन। अब ये 5 क्या है? आपके 5 रोल हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका एजुकेशन है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपका सोशल है, और जो थंब है ये आप है, आपका पिलर है। देखो, अगर थंब तुम्हारा जुड़ा रहेगा, ये चारों में दिक्कत होए, तुम्हारा हाथ गिरेगा नहीं। राइट। इसी को हम जब वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसको हम सेल्फ की बात करते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस। और इसको अध्यात्म में अगर देखोगे तो इसी को हमारे यहाँ कहा गया है, आपके अंदर ही भगवान है। अगर आप सक्षम हैं, सबल हैं, समर्थ हैं, तो सारी संभावनाएं, यही आपका थंब है, जो सबसे छोटा होता है साइज में, लेकिन सबसे स्टेबल है, बेस यही है। अब आजकल बहुत से लोगों में क्या है, नौकरी चली गई, घर में दिक्कत है, लेकिन देखो तब भी अगर ये बाकी 3 है तो तुम गिरोगे नहीं। यही मानसिक स्वास्थ्य है। आजकल लोगों ने क्या कर दिया है, एक थंब है और बस एक चीज और है, मैं और मेरा काम, और मेरे काम में भी क्या है, मेरा लैपटॉप और मेरा ईयरफोन। अब यही 2 है, जहां काम में कुछ गड़बड़ हुई धाड़ से नीचे, क्योंकि बाकी तो आपने सब स्ट्रक्चर तोड़ दिया हमने, बाकी कुछ नहीं है, परिवार भी नहीं है, एकल परिवार हो गए हैं, कोई भाई बहन नहीं है, कोई आपके सामाजिक व्यवस्था में भी आजकल ऐसे लोग काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बहुत है उसमें, लेकिन
सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। मुझे किसी से बात करने में बहुत उलझन होने लगती है, यार पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या इतनी देर से समझा रहा है, क्योंकि हमको तो स्क्रॉल करने की आदत है, हम बस उसी से पढ़ लेते हैं, हमको उतना ही जानना, हमको इतना बोलना उतना ही नहीं, ज्ञान चाहिए हमें, हमको उतना ही सुनना है। हम तो सिलेक्टिव लिसनर्स हो गए हैं, बिल्कुल, जो कभी कभी तो लिसन भी नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं लिसन करते। तो अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लग रहा है, ऑफ कोर्स मुझे पता था, और मुझे और एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि यू आर एड्रेसिंग मी एज तुम, एंड आई लव इट। तो दैट इज अ लेवल ऑफ कंफर्ट। तो हम जब इतना बात करते हैं, अब इतने बच्चों के साथ काम करती है, आप स्कूलों के साथ काम करती है, और इतने स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, अब हमारे पास स्कूल्स है, विद्यालय है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई है। कुछ दिन पहले एक पेरेंट ने बोला कि आजकल के स्कूल जो है फैक्ट्री हो गए हैं, क्रिएटिव बच्चे घुसते हैं और एक होता है ना ढांचा में निकल के बाहर होते हैं, क्योंकि उनको बस एक करियर दिखाया जाता है, करियर के लिए एकेडमिक्स। क्या मानती हैं आप, क्या हो क्या रहा है समाज में? देखो, हमारे यहाँ जो स्कूलों के स्ट्रक्चर है ना, भारत अपने आप में ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी। तो चूंकि मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी काम कर रही हूँ, अच्छा, हाँ, और झारखंड में भी मैं तोरपा जैसी जगह में भी आके मैंने बहुत सारे ट्राइबल स्कूल्स के भी टीचर्स से काम किया। मैं एनईपी में सीसीआरटी में एडवाइज़र थी, तो मैंने करीब 50,000 गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग करी कोरोना के समय। अच्छा। तो इतने व्यापक दृष्टिकोण से देखने से मैं कहूँगी कि देखो, एक बड़े शहरों में शायद ये कहना कि सब स्कूल फैक्ट्री हो गए हैं, कमर्शियल हो गए हैं, कुछ हद तक सही है, पर ऐसा है नहीं। एक चीज़ क्यों मैंने स्कूलों में काम किया अंतरा, क्योंकि देखो, स्कूल सबसे अच्छा एक समुदाय मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसको हमको कहना चाहिए, डाइवर्स है। एक स्कूल में अगर आप जाओगी तो आपको 3 साल से 18 साल 15 साल के बच्चे मिलते हैं। हर बच्चा अलग रिलीजन, अलग कम्युनिटी, अलग कास्ट, और एक बच्चे के जरिए आप उसके परिवार के 4 और लोगों तक पहुंचते हो। तो किसी को भी जब किसी सामाजिक चेतना पे, सामाजिक बदलाव पे काम करना है, तो स्कूल बहुत अच्छी संस्थाएं हैं। यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ का बीज बोते हो तो वो फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है। इसलिए मैंने भी अपना जितना भी काम किया, मैंने स्कूलों को अपना जो है रास्ता बनाया, एक तरह से अपना जरिया बनाया, क्योंकि एक बहुत हद तक आप समाज के एक बहुत बड़े दायरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैंने टीचर्स के साथ भी काम किया, बच्चों के साथ भी काम किया, पेरेंट्स के साथ भी काम किया। अब मैं समझ लो, अगर एक स्कूल में जहाँ पे क्लास 9, 10 में 400 बच्चे हैं, तो 800 पेरेंट हुए। अब ये पेरेंट टीचर भी है, लॉयर भी है, बिजनेसमैन भी है, शॉपकीपर भी है, एंटरप्रेनर भी है, कोई मीडिया में है, कोई टाटा स्टील में, बहुत बड़ा। आप इसको एड्रेस कर सकते हो। तो स्कूल अभी शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके अंदर सामाजिक बदलाव की कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। और मैम, ये मुझे लगता है कोविड के समय में सबसे समझ में आया कि स्कूल इज नॉट अ प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड एकेडमिक्स ओनली, कि आपको 10th पास करना है, 12th पास करना है, सर्टिफिकेट मिला, निकल लिए। कोविड के समय में पता चला कि समुदाय स्कूल वाला जो है वो क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल सही कह रही हूँ अंतरा। और शायद हम धीरे धीरे अब इस चेतना में आ रहे हैं कि स्कूल का एक काम है आपके बच्चे को डिग्री देना, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, 10th एंड 12th। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे के विकास में उसके सोशल, जिसको सामाजिक विकास है, इमोशनल। आज जैसे अंतरा हमारे अंदर जो ये आया है कि हमें किसी भी रिलीजन से या किसी, हमें इतनी भाषाएं पता हैं। अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से थी, तो जैसे लोग मुझे पूछते हैं आपको इतना कैसे पता है, मैंने कहा मैं लखनऊ में पढ़ी हूँ, लखनऊ में मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो ईद है या बकरीद है या हमें उसके बारे में नॉलेज एक दोस्त के जरिए मिलती है। हाँ। हमें उसमें किसी भी रिलीजन की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मराठी थी, उसके फादर आए थे और वो एक जिसको कहते हैं ना मल्टीनेशनल, उस समय नए नए आए थे, तो हमने उससे मराठी सीख ली थी। तो मुझे आज भी मराठी में क्या खाना बनता है और ये कैसे शुरू होता है, वो टिफिन से आता है स्कूल में, तुम्हारी मम्मी क्या बनाती, मेरी मम्मी, तो हमें बिरयानी भी समझ में आती थी, हमें फिरनी भी समझ में आती थी, हमें उसके यहाँ का भी। तो ये जो सोसाइटी में बच्चों को स्कूल के माध्यम से बड़ा करना है। और जो तुमने गुरुकुल की बात करी, देखो गुरुकुल क्या था, एक राजा और एक प्रजा दोनों अपने बच्चे को अपने घर से दूर गुरु के यहाँ भेज देते थे। आज हम ठीक है पूरे समय के लिए नहीं भेज रहे हैं, लेकिन
सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के माध्यम से देखो तो स्कूल को बनाने का मतलब यही था कि हर तबके के, हर कम्युनिटी के बच्चे जो एक ही उम्र के हों। स्कूल के क्लास कहाँ है? सोशियोलॉजी का शब्द है जी। क्लास का मतलब हाँ। वो रूम नहीं है, क्लास नहीं, 4B class और is a 9A। sociology term, हाँ। सोशियोलॉजी का टर्म है। क्लास का मतलब हम एक ऐसी समुदाय को बनाते हैं जिसमें हर तरह की डाइवर्सिटी है, लेकिन उनमें एक ही चीज कॉमन है। बताओ, क्या सारे बच्चे जो क्लास 9A में उनकी एबिलिटी बराबर होगी? नहीं। उनका फैमिली बैकग्राउंड बराबर नहीं। होगा? उनका एप्टीट्यूड बराबर नहीं। होगा? उनकी किस्मत बराबर है? उनकी डेस्टिनी बराबर है? नहीं। उनके सोच बराबर है? नहीं। ड्रीम बराबर है? बिल्कुल नहीं। एक ही चीज बराबर है और वो है एज। हम्म। इसीलिए स्कूल का एडमिशन क्राइटेरिया एज पे है है। और किस उम्र में बच्चे में क्या डेवलप होगा, यही साइंस साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो किस उम्र में बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, ये अगर पेरेंट्स को और टीचर्स को सिखाया जाए, और पेरेंट्स और टीचर्स जैसे रेलगाड़ी की दो पटरियों की तरह रहें, आपको एक दूसरे से मिलना नहीं है, आपको एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करना है, दोनों पटरी की अपनी अपनी जगह है और साथ साथ अगर चले तो आप बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा, जिसमें स्वास्थ्य भी हो, उनका सोशल लर्निंग मतलब सामाजिक चेतना भी हो, उनकी अपनी खूबियाँ को भी आप विकसित कर सकें, बच्चे को सब लोगों के साथ रहना आए। तो क्लास क्या था, अगर 40 के साथ बड़े हो गए तो कॉलेज में वो 40 400 बन जाता है और सोसाइटी में आते हो तो वो 4000 बन जाता है। यही ट्रेनिंग है। तो वो गुरुकुल वाली चीज इन स्कूलों का भी बेस है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से जो हमने एक चेंज लाया पिछले 100 साल में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री में काम करने वालों की ज़रूरत हुई, सोचना कम है, बात ज़्यादा माननी है, फिर यूनिफॉर्म जो आया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? आजकल बच्चों से पूछते हैं तो बोलता है मैम ड्रेस को यूनिफॉर्म कहते हैं। नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, ड्रेस को यूनिफॉर्म नहीं कहते हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब था कि जो जिस भी तबके से आए, जब सब एक जैसा कपड़ा पहनेंगे तो आप सबको एक नज़र से देखेंगे, सबके लिए एक रूल रखेंगे, यूनिफॉर्मिटी, सामाजिक समानता लाएंगे, कोई गरीब नहीं है कोई अमीर नहीं है। यही गुरुकुल का भी सिद्धांत था ना। राजा का लड़का भी वहीं बैठेगा जहाँ पे एक गरीब आदमी का लड़का बैठा है। और क्यों राजा को भी बच्चे को भेजना पड़ता था? क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ रहेगा तो सिवाय तुम्हारे परिवार, तुम्हारी विलासिता के अलावा कुछ नहीं सीखेगा। तो अगर राजा बनना है और हर तबके के लोगों के साथ बड़ा होगा तभी तो सीख पाएगा। करेक्ट। यही बेसिक प्रिंसिपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। लेकिन अभी वो बहुत बदल गया, बहुत ज़्यादा बदल गया, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं। और इसी में मैं आने वाली थी कि इक्वालिटी तो एक चीज़ है, यूनिफॉर्म पहन के भी आप बैठे रहते हैं, बट ये जो विलासिता की आप बात कह रही हैं वो अब बहुत दिखने लगा है। लोगों को उस हिसाब से उनके जो अमेनिटीज़ हैं वो मिलने लगे, और कहीं ना कहीं वो बिहेवियर पे भी दिखता है, बहुत ज़्यादा। और इसके वजह से मे बी, जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है आपके मुकाबले, लेकिन जितना भी मुझे दिखा है कि लोग सोशल स्ट्रक्चर, क्लास की बात करने लगे, और ये बहुत रियल प्रॉब्लम मैं रांची जमशेदपुर के स्कूलों की बता रही हूँ। मुझे एक पेरेंट ने बताया था कि मेरा बेटा आके मुझे घर में कहता है कि पापा हमारे पास ऑडी A6 है, उनके पास ऑडी A5 है। दिस इज़ द कंपैरिजन दे डू राइट नाउ। और क्या इसी के वजह से आप जितना देखती हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स है बच्चों में, एंजाइटी, फियर, ADHD, बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या देखती है, और इसका कारण क्या ये है? अगर नहीं है तो कौन सा है? कहीं ना कहीं देखो, आज हम अपने समाज में अपनी सक्सेस को बहुत सारी भौतिक चीज़ों से जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आज आप किसी से भी मिलोगे, क्योंकि भाई देखो, बिहेवियर थेरेपिस्ट अगर मैं हूँ तो मेरा सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं करती हूँ वो ऑब्जर्वेशन। आपके हाथ में मोबाइल किस मॉडल का है और कितने का है, उससे बहुत लोग आंकते हैं कि मतलब आपका सोशल स्टेटस क्या है। तो जो गाड़ी है वो सोशल स्टेटस है। आपके पास घर है कि नहीं ये भी स्टेटस है। पर पहले देखो, 30 साल पहले भारतीय समाज में घर होना स्टेबिलिटी थी, कि चलो भाई सेटल हो गए। आज क्या है, कितने घर हैं और किस एरिया में है? सिविल लाइंस में रहते हैं, मतलब तब फिर हाई फाई है, वहाँ तो 5 करोड़ से नीचे की घर नहीं।
तो ये जो हमने हर चीज में सक्सेस और सोशल स्टेटस, तो ये जितनी चीजें तुम बोल रही हो, और जब आप इस तरह के परिवेश में बच्चों को बड़ा करेंगे तो बच्चे कैसे सीखते हैं? वो ABCD भी वैसे ही सीखता है, देख के, रिपीट करके। आपके घर में जिस चीज को, तो बच्चा भी आज ये सोचता है, जैसे आज मैं बच्चों से पूछती हूँ कि अच्छा तुम क्या बनना चाहते हो, जानते हो बच्चे क्या जवाब देते हैं? सबसे कॉमन, और हमने 10,000 पे ये स्टडी करी, 10,000 इज अ सैंपल, 10,000 सैंपल पे मैंने स्टडी की सैंपल है। हाँ, और अक्रॉस करा मैंने, और उसमें रिजल्ट क्या आया है? सबसे कॉमन रिस्पांस, लोगों को लगता है मैम इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल होगा, कॉमन रिस्पांस क्या था? आई वांट टू बी रिच एंड फेमस। क्या करूंगा ये नहीं सोचा है, क्या पढ़ूंगा, क्या वो सब अभी नहीं सोचा है, लेकिन मैं जो भी करूंगा मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए और मैं बहुत फेमस होना चाहिए। अब देखो, जब ये किसी भी जनरेशन की सोच आ जाएगी, मतलब हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? आज की दुनिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारा नाम है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो नेचुरली तुम देखो, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कम हो गई। हमारे समय में 30 साल पहले भारतीय समाज में सिद्धांत क्या था? जो इंसान समाज में इज्जतदार है, वो देखो बहुत शिक्षित है, तभी उसकी इतनी इज्जत है। तो हम और तुम बिल्कुल पढ़ते थे कि पढ़ेंगे नहीं तब तो कुछ नहीं बन सकते। और हमारे माँ बाप जो मिडिल क्लास था, वो क्या कहता था? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कोई, अब मुझे याद है मेरी माँ कहती थी, हम कोई टाटा बिरला नहीं है। हाँ, ये तो आम बात है। हाँ, हम टाटा बिरला नहीं है, हम बस खाली पढ़ा सकते हैं, बाकी आपको जीवन खुद बनाना है। पढ़िएगा, लिखिएगा, कुछ काबिल बनिएगा तो आपकी जिंदगी अच्छी। मेरे पापा हमेशा बोला करते थे पढ़ो, आई वॉज गुड इन स्टडीज। मेरे पापा बोलते कि, लेकिन बच्ची थी, कभी कभी मिस्चिफ हो जाती थी। मेरे पापा बोलते थे कि देखो अगर नहीं पढ़ोगी तो सर में गोबर लेके घूमना पड़ेगा। तो दैट वाज पेट्रिफाइड कि गोबर लेके क्यों घूमूं मैं। तो ऐसे अपब्रिंगिंग थी तब की। शिक्षित होइएगा तो आप समाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव होगा, आपकी इज्जत होगी। हमको ये सिखाया जाता। मुझे लगता तब वो जो चीज थी ना, वो रियल इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे, इन्फ्लुएंस करो, इज्जत कमाओ। या ये कहूंगी कि वही इन्फ्लुएंसर्स थे एक्चुअली, बाकी वाले नहीं थे। तो वही एक थॉट प्रोसेस थी। अच्छा, स्कूल भी जाते थे तो हमें लगता था हाँ जो भी बड़ा आदमी है दुनिया में पढ़ा लिखा है। अब आज के बच्चे को अगर पूछोगे, क्लास 8 का बच्चा तुम्हें बता देगा कि कौन 4 लोग हैं जिनके पास बड़ी कोठी है, बहुत पैसा है और एकदम अंगूठा छाप है। तो उसकी रियलिटी जो है वो हमारे इस सिद्धांत से मैच नहीं करता है, इसलिए इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो पहले लोग कहते थे वो गलत था, लेकिन आज के समाज की सच्चाई उसको वैलिडेट नहीं करती है अंतरा। इसलिए आज का यूथ ज्यादा मिसगाइड हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप लोग ये बोलती हैं पर जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको तो ये कर रहा है, तो आप सही हैं कि वो सही है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, वो करना ज्यादा आसान लग रहा है, ये तो बड़ा मेहनत है, पता नहीं कब तक पढ़ते रहेंगे। तो जब वही करना ही है, अल्टीमेट रिजल्ट जब वही होना, रिच एंड फेमस, तो कुछ भी करना। और देखो इसीलिए आज डेटा में आ रहा है हमको क्या बनना है बड़े होके? हमको रिच बनना है। कैसे बनना है वो अभी हम नहीं सोचे हैं। और ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो आदमी बहुत रिच है वो कोई बहुत मेहनत नहीं किया है, जुगाड़ किया है। तो अब एक पूरा जुगाड़ नीति है जो एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में और हमारे बच्चों में। जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपके पास अगर आएंगे तो कुछ जुगाड़ बताइएगा कि इस बार एग्जाम क्लियर कर ले। सो दैट मेक्स मी रियलाइज कि ये मेरे पास कुछ जुगाड़ ढूंढने आया है। मैंने कहा अच्छा तो एग्जाम के लिए कौन सा जुगाड़ है? अरे मैडम पिछली बार पकड़ गए थे चीटिंग करते, तो कुछ और जुगाड़ अगर आप बता सकती। जस्ट लुक एट इट। तो जो तुम कह रही हो ना, मैं भी हमेशा बातों से रिफ्लेक्शन देखती हूँ कि हमारी सोच किधर जा रही है। तो एक तरफ तो हमने ये कर दिया है कि सक्सेस का क्राइटेरिया बिल्कुल बदल दिया। अब जब यही चीज बच्चे सीख रहे हैं तो आज स्कूल में इसकी होड़ है कि कौन अपना बर्थडे कहाँ कर रहा है, या कितने बड़े होटल में कर रहा है, कौन विला में कर रहा है। हाँ, तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट क्या था? अरे हमको तो रिटर्न गिफ्ट के बारे में मालूम है, मुझे लगता था मेरा बर्थडे सिर्फ गिफ्ट मुझे मिलेगा। बिल्कुल, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन एक ये बहुत बड़ी समस्या की छोटे छोटे सिम्टम्स है। जैसे हर बीमारी का सिम्टम होता है ना, ये आपके सामाजिक सिम्टम्स हैं। और इसको के लिए टाइम लगेगा एक रिजल्ट में आने तक, क्योंकि एक जनरेशन लेता है ये टाइम से ज्यादा इसमें सोच लगेगी। जब तक जो संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, ये इन पे काम नहीं करेंगे। जैसे अब बहुत से स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने आप बैन कर दिया है कि आपके बर्थडे के दिन आप सिर्फ 2 टॉफी ला सकते हैं, कुछ नहीं लाएंगे। मैंने ऐसे स्कूलों को भी देखा है कि मैम गाड़ी भर भर के सामान आ रहा है, अरे अब हमारा अकेला लड़का है। तो अब यहाँ दूसरा सामाजिक एंगल आया, भाई हम लोग 2 थे, 3 थे, 4 थे,
हाँ, अब तो मैं बहुत से अपनी कार्यशालाओं में टीचर से पूछती हूँ कि अच्छा बताइए कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनका भाई या बहन था, हाथ ऊपर उठाइए। मैंने कहा अब ये बस आखिरी जनरेशन है और धीरे धीरे मैं देखती जा रही हूँ संख्या कम होती जा रही है। और जिस दिन देखो ये 40% हम क्रॉस कर जाएंगे तो ये एक मेजर सोशल ट्रांजिशन कंप्लीट होएगा। तब आपका नया वैल्यू सिस्टम, आपकी एक नई सोच, और ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अपने आप में गलत है, लेकिन आप एक बच्चे को जब पालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आपके सिद्धांत अलग होने चाहिए अगर आप उसको एक सामाजिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो पहले हमारे माँ बाप को कुछ अलग नहीं करना था क्योंकि हम घर में ही सामाजिक थे, इतने सारे भाई बहन बुआ चाचा। तो एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सही है। हम में से कितने लोग हैं ना, जब हमें ये कहीं ना कहीं सवाल आता है ना, हम तो बचपन में इतना मार खाए हैं, हम तो एकदम नॉर्मल है। आजकल लोग इतना हंगामा करते हैं, मार दिया बच्चे को, मार नहीं सकते क्या? लेकिन देखो अंतर क्या है, मारना क्या है, एक तरह की बातचीत ही है ना। हम शब्दों से बात करें, हाथ से बात करूंगी तो या तो तुमको प्यार करूंगी या तुमको एक लगा दूंगी जहां पर, ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो हम लोग जब गर्मी की छुट्टी में इकट्ठा होते थे, 12-15 एक ही घर में रहते थे, बड़े लोग चले जाते थे अपना सोने, पूरी दोपहर हम खेलते थे। और क्या खेलते थे, हमारे पास कोई मोबाइल तो था नहीं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, जामुन तोड़ा जा रहा है। तो हमारे यहाँ 3 तरह के बच्चे थे जो रोज पिटते थे। जैसे मेरा भाई उस कैटेगरी में था, रोज पिटता था किसी ना किसी, क्योंकि बहुत चंचल था। उसको ये आइडिया आता था कि बगल के घर में पेड़ है, मना किया गया है कि उसके घर नहीं जाओगे, तो अगर छत पे जाएंगे तो डाली खींच के तो तोड़ ही सकते हैं। तो घर में तो टेक्निकली जा नहीं रहे, तो छत पे गिरेगा तो एक ना एक दिन गिरेगा ही वहां से। कुछ इसलिए मार खाते थे क्योंकि उसके साथ थे, तुम लोग को अकल नहीं थी, तुम लोग उसको नहीं समझाया कि गलत काम है, तो हम लोग मार खाते थे। और कुछ थे जो बहुत कम मार खाते थे, मैं उस कैटेगरी में थी। मुझे क्या कहा जाता था, तुम तो समझदार हो, तुमने क्यों नहीं समझाया, तुमने क्यों नहीं समझाया, ये सब बेवकूफी कर रहे थे, तुम भी वहां थी। तो देखो वो कैसे हमारे व्यक्तित्व का भाग बन गई। और हमें कभी भी मार ये नहीं लगता था कि हमारी इंसल्ट हुई या हमें रिजेक्ट किया गया। आज जब एक ही बच्चा है, उसने कभी किसी और को मार खाते हुए नहीं देखा। उसका सोशल क्या है, बस माँ और बाप है, उसमें आपने मार दिया तो 50% ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए उस पर बहुत असर होता है। राइट। अच्छा, हमें मारने वाला भी एक नहीं होता था, आज चाचा मारे कल बुआ मारी। अच्छा, अपनी माँ तो बहुत कम ही मारती थी, दोस्तों की मम्मी भी मार खाती थी और डांट भी खाते थे उनसे। अच्छे से हम दांत खा के आते थे और फिर हम एक दूसरे से डिसाइड करते थे घर जाके इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट, क्योंकि मार उस समय सिखाने का एक तरीका था और एक्सेप्टेड थी क्योंकि सब मार खाते थे। हम देख भी तो वही रहे थे ना। यही क्यों सामाजिक परिवेश आपके, जिसको कहते हैं ना डेवलपमेंट का, आपकी सोच का, आपके व्यक्तित्व को बनाने में इतना ज़रूरी है। क्योंकि सामाजिक जो चीज़ है ये एक कुशन की तरह है, बहुत सी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको हिट नहीं करेंगे। आप जैसे जैसे इसको कम करते जाएंगे तो एब्जॉर्बेंट कम होते जा रहा है। तो आजकल आप लोग कहते हो ना कि मैम क्यों बच्चों में टॉलरेंस इतनी कम हो गई, कुशन ही खत्म कर दिया आपने, तो अभी हर चीज हिट करती है तो हर चीज रिएक्ट करती है। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के भी बच्चे हैं, टीनेज है, एंड यू डील विद अ लॉट ऑफ टीनेज प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जनरेशन बदतमीज़ है? क्योंकि मुझे ये दिखता है, और है तो क्या फैक्टर्स है कि वो है। और मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने अक्रॉस फैमिलीज देखा है, अक्रॉस एज, जैसे कि 7 साल 8 साल 10 साल, इवन टीनेज में, अर्ली टीनेज में ये है कि तो वो सुनते नहीं, वो अजीब तरह से बात करते। मुझे इसीलिए शायद ख़राब लगता है या अजीब लगता है क्योंकि हम ऐसे नहीं हुआ करते थे। हमारी फैमिली में हम जब बड़े हो रहे तो रिस्पेक्ट वॉज द की थिंग। मुझे याद है बचपन में जो भैया दूध देने आते थे, मैंने उसको एक दिन ग्वाला बोल दिया था, मुझे मार पड़ी थी। तो वो अंकल थे, वो दादा थे, लेकिन वो ग्वाला नहीं था। वी हैव नेवर एड्रेस समबडी एज विद देयर प्रोफेशन। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? देखो, जो तुमने पहली चीज कही, अगर हम एक बहुत व्यापक स्तर पे देखें तो देखो बच्चे जो जिस तरह से आज बातचीत करते हैं या आपकी बात का जवाब देते हैं, तो सच पूछो तो बच्चे अब बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ ये ABC है, जैसे आपकी पढ़ाई ABC से शुरू होती है, तो आज के टीनेजर को समझना है तो पहला A क्या है, दे आर फार मोर अवेयर। उनको दुनिया की इतनी ज़्यादा नॉलेज, उनकी उम्र, उसकी उम्र में जब आप थी तो आपकी दुनिया इतनी खुली नहीं थी, एक क्लिक ऑफ द माउस से आपको नासा नहीं दिखता था। तो जब आपकी जनरेशन बहुत अवेयर होएगी, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है,
बी क्या है, दे आर मोर बोल्ड। हमारी जो जनरेशन थी जब हम बड़े हो रहे थे तो हम इतने बोल्ड नहीं थे। हमारे अंदर बहुत सारा था, पता नहीं सही है गलत है, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, राइट। और सी है कम्युनिकेशन। आज के बच्चे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, डिजिटली बहुत कम्युनिकेट करते हैं। आज उनका स्तर खाली अपना घर, अपने कजन्स या अपने स्कूल फ्रेंड्स या पारा फ्रेंड्स नहीं है। आज का बच्चा पारा में किसी को जाने या ना जाने, बट उसका ऑस्ट्रेलिया में कोई दोस्त है, उसका गेमिंग जोन में एक जो दोस्त है वो जापान में है। आजकल छोटे बच्चों से मैं बात करती हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, तो वो जब नाम बताता मुझे लगता है कि ये तो कुछ अजीब सा नाम है। बाद में मुझे पता चला कि ये एनीमे का नाम है। अच्छा, उसका बेस्ट फ्रेंड एक एनीमे कैरेक्टर है जिसको वो बचपन से, क्योंकि दिन के 6 घंटे वो उस एनीमे से ज्यादा बात करता है। घर में कोई नहीं है, पड़ोस में कोई उसको जाने नहीं देता है, क्योंकि देखो मैं और तुम पड़ोस में सबको जानते थे। तुमको इसलिए डांटा गया कि तुम ग्वाला क्यों बोली, वो भैया है ना। आज जाके देख लो, दिल्ली में रहो, गुड़गांव में रहो, हैदराबाद में रहो, बैंगलोर में रहो, लोगों को अपने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नहीं पता है। माँ बाप की किसी से दोस्ती नहीं है, तो कौन अंकल है कौन चाचा है। मैं जिस परिवेश से आई हूँ, हम जॉइंट फैमिली में थे। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा है कि आपके कितने चाचा हैं, तो मुझे समझाना पड़ा कि बायोलॉजिकली मेरे 4 चाचा हैं, मेरे फादर 9 भाई बहन हैं। अच्छा, तो 4 तो चाचा हैं ही, लेकिन जितने भी मोहल्ले के लोग थे किसी सबको चाचा कहा जाता है। तो ये जो, तो अब वो मेरे से पूछता है कि मतलब ये आपकी फैमिली वाले चाचा हैं, नेबर वाले चाचा हैं, या आपके गांव वाले चाचा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के गांव से भी कोई आएगा हाँ, तो वो भाई है, और उसका लड़का चाचा है। तो देखो ये कितना बड़ा सोशल नेटवर्क था, और ये क्या था, एक्सेप्टेंस थी। तो हमारे समय का ABC था एक्सेप्टेंस, नॉट अवेयर। हमारा बी क्या था, बी देयर, बिलोंग, हर किसी को एक्सेप्ट करिए, बिलोंग करिए, ये आपके हैं। और हमारा सी क्या था, कनेक्ट था, कम्युनिकेट नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी था। तो जब ये ABC बदल गए हैं तो डी क्या है, डू इट। तो आज का बिहेवियर बदल जाएगा। इसीलिए ये कहना कि आज का बच्चा बदतमीज है थोड़ा सा क्रिटिकल है। वो बदतमीज नहीं है, लेकिन वो डरता नहीं है अपनी बात कहने से। उसको लगता है कि क्यों, मेरा भी राइट है, मुझे बोलना चाहिए। हाँ, उनको आप सिखा सकते हो। जैसे आजकल आप लोग कहते हो कि मैम आजकल बच्चे सुनते नहीं, बहुत ध्यान से देखो, वो सुनते बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हर घर में टाटा स्काई का एंटीना है बच्चा, स्पेशली अगर टीनेजर है। और टेस्ट करना है ना, तो किसी से फोन पे बात करके पूछो उस 12 साल से मैं किससे बात कर रही थी, ठीक बता देगा। तो वो सुन भी नहीं रहा था कि तुम फोन पे क्या बात की, कैसे बता दिया, क्योंकि वो तुमको सुन रहा है। टीन एज वो उम्र होती है जहां हम बहुत ध्यान से अपने आसपास के लोगों को, उनके रिश्तों को ऑब्जर्व करते हैं। देखो जैसे एक 14-15 साल का बच्चा डांट खाता है घर में, बकवास करते हो तुम, पर उसने क्या बोला अपनी माँ को, स्कूल से आया, देखा डाइनिंग टेबल पे यहाँ से वहाँ तक खाने की चीज़ें लगी है, बोला अच्छा आज तक लगता है बुआ फूफा आ रहे हैं, बहुत खाना बनाइए, खा गया डांट माँ से, बदतमीज हो, ऐसे बात करते हो। लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन सही था कि नहीं, कि जब रिलेटिव आते हैं तो खाना बनता और रिलेटिव में भी बुआ फूफा जी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है तुम उनके साथ अच्छा इंप्रेशन देती हो, इसलिए आज इतना खाना बनाई हो। तो मुझे वो बताओ, अवेयर है, बोल्ड है और सही चीज कम्युनिकेट किया, है, बदतमीज नहीं है लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर इसी को तुम ऐसे डील करो कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, हाँ बेटा बुआ फूफा जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए मम्मी ने बहुत चीज बनाई है। हमारे यहाँ देखो खाना पीना किसी को आदर देने का, इंपॉर्टेंस देने का एक तरीका है। तो deal it differently. You have to deal with it differently ना। लेकिन हम एकदम गुस्सा जाते हैं, बदतमीज ऐसे बात कर, क्या हम सचमुच बेहतर थे? जो मुझसे ये सवाल करता है कि मैम आज की जनरेशन बहुत बदतमीज है, मैं कहती हूँ मुझे तुम ये बताओ आपको कैसे लगता है कि हम इनसे बेहतर थे? और अगर हम इनसे बेहतर होते तो आज जो दुनिया की हालत है वो नहीं होती। क्योंकि अफेक्ट तब का अभी है, आज हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, हमें सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इनसे बेहतर हैं? पैरामीटर क्या है बेहतर होने? और एक आउटलुक की अगर बात देखो तो हमारे समय में हम क्या सुनते थे, हम सत्संग भी सुनते थे, कथा भी सुनते थे, पूजा भी होती थी हमारे घर में, स्कूल में हम जाके हाथ जोड़ के अगर प्रेयर भी कर लेते थे, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत थी। ये तो था। आज के बच्चे में एक्सेप्टेंस हमने बहुत कम कर दी है। लेकिन
आज का बच्चा क्या एक्सेप्ट कर रहा है, जो वो देख रहा है। तो वो क्या देख रहा है, बदतमीज दिल, वो इस पे डांस कर रहा है। तो उसको जब कहा जाता है कि तुम बदतमीज हो, तो उसको लगता है ठीक है मैं रणबीर कपूर। उसको उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, और उसके फर्क नहीं पड़ने से उसकी माँ को बहुत फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि देख लो जरा बदतमीज है, इसको बदतमीज बोली तो भी इसको कोई असर नहीं। उसके जहन में बदतमीज का वो मतलब ही नहीं है जो तुम्हारे जहन में, क्योंकि वो तो ये गाना उसका फेवरेट गाना है, बदतमीज गाना दिल। चल भी रहा है, हीरो गाना दिख बहुत भी रहा पॉपुलर है और वो हीरो बहुत अच्छा लगता है और गाने के स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। तो वो बच्चा इस पे अगर अपने बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा है, तो उसके लिए बदतमीज का मायने वही है जो आपके लिए है। और वही माँ बाप वो एनकरेज भी करते हैं कि बेटा इस गाने पे डांस करके दिखाओ।